हेलो एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरे साथ बस इश्क हो गया भाग 6। नीचे से गाड़ी के रुकने की आवाज़ आ चुकी थी, जिसे सुन सुमित्रा जल्दी से आध्या को दुपट्टा उड़ाती है और नीचे चलने को कहती है। और बस ये बात सुन आध्या का दिल बैठ जाता है और वो एक नज़र शीशे में खुद को देखते हुए अपनी बड़ी धड़कनों पर हाथ रख लेती है और 2-4 लंबी सांसें छोड़ती है और सुमित्रा के साथ नीचे की तरफ चल देती है। नीचे हॉल में अनिकेत अपने सामने के सोफे पर बैठे शख्स से कुछ बात कर रहे थे, जो कोई और नहीं बल्कि सतीश थे। और दूसरे सोफे पर रमा बैठी मुस्कुरा रही थी और उसके बगल में बैठा अभिमन्यु बार बार अपने हाथों को आपस में मसल रहा था, मानो किसी परेशानी में हो। और तभी अपने माता पिता को दांत फाड़कर अनिकेत से बात करते देख वो खुद से मन ही मन कहता है, शो पीस की तरह लाकर बिठा दिया है साला। इतना डर तो कभी मुजरिमों को पीटते हुए नहीं लगा जितना अब लग रहा है। पता नहीं कैसी घबराहट सी हो रही है ये। अभिमन्यु धीरे से अपने सीने पर हाथ रख लेता है और इधर उधर नजरें घुमाए देखने लगता है कि तभी उसे एहसास होता है कोई दूसरी तरफ से आ रहा है, तो वो उस तरफ देखने लगता है। हल्के गुलाबी रंग के सूट और खुले बाल और हाथों में चाय की ट्रे पकड़े उसे एक जाना पहचाना सा चेहरा नजर आता है और उसके मुंह से एकदम से कुछ ऐसा निकलता है जिसे सुन सब हैरान रह जाते हैं। अभिमन्यु झट से कहता है, पत्नी जी। अभिमन्यु के मुंह से अपने लिए पत्नी जी सुन जितनी आध्या हैरान थी उतना ही बाकी सब भी हैरान थे। जहां आध्या अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए सोफे के पास खड़े अभिमन्यु को देख रही थी, तो वहीं अभिमन्यु भी हैरानी से उसे देख रहा था। तभी रमा जबरदस्ती का हंसते हुए अभिमन्यु की बाजू खींच उसे वापस बिठाते हुए कहती है, बहुत मजाक किया है मेरा बेटा, गलती से मुंह से निकल गया। इतना कहकर रमा अभिमन्यु को हल्की चपत लगा देती है, तो अभी भी आध्या को ही देखे जा रहा था। और वहीं आध्या को बर्फ की गुड़िया बना एक जगह खड़ा देख सुमित्रा भी धक्का मुक्की करते हुए उसे उनके सामने लेकर आती है और उसके हाथों से ट्रे टेबल पर रखवाती है और उसे वहां पर बिठा देती है। आध्या मन ही मन जी भरकर अधीशा को कोसती है, जो कि ऊपर से ही सीढ़ियों के पास से अधीरा के ऊपर से सिर निकाले अभिमन्यु को देख अपने नाखून चबा रही थी, क्योंकि उसकी एक और बात सच हो गई थी और अब बस वो प्रार्थना कर रही थी कि ये रिश्ता ना हो, वरना आध्या उसे कच्चा चबा जाएगी। आध्या अपनी नज़रें उठाती है और अभिमन्यु को देखती है, जो उसी की तरफ देखे जा रहा था, और उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर वो अपनी पलकों को झपका लेती है। और वहीं अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जिसे देख रमा मन ही मन गुदगुदा उठती है। सुमित्रा आध्या की बगल में बैठते हुए रमा से बातचीत करने लगती है और अपने परिवार की बातें सुन बोर हो रहे आध्या और अभिमन्यु इधर उधर देखने लगते हैं। तभी एक पल को दोनों की ही नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं, तो अभिमन्यु अपनी एक भव उठा देता है, तो आध्या सकपका कर अपना सिर झुका लेती है, जिसे देख अभिमन्यु मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे बहुत मज़ा आ रहा था उसे तंग करने में, और वो पहले के मुकाबले अब थोड़ा खुश भी लग रहा था। आखिर उसे क्या ही पता था कि कल ही मिली लड़की को आज वो शादी के लिए देखने आएगा। तभी सतीश अनिकेत की किसी बात पर हंसते हुए कहते हैं, अच्छा भाई साहब, मैं कह रहा था कि हमारी बातें तो चलती ही रहेंगी, पर अगर एक बार बच्चे आपस में बात कर लें तो ठीक रहेगा, बाकी आपकी जैसी मर्जी। अपने पिता की बात सुन अभिमन्यु की आंखें चमक उठती हैं और उसका मन करता है कि वो अभी उठे और एक जोरदार किस उन्हें दे दे,
वहीं अनिकेत एक नज़र सुमित्रा को देखता है तो वो भी हाँ में सिर हिला देती है। तो वो कहता है, हाँ हाँ भाई साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो अच्छा ही होगा कि अगर ये दोनों आपस में बात कर लें। अपने पिता की बात सुन आध्या उन्हें कनखियों से घूरकर देखती है, जिसका उन पर कोई भी असर नहीं होता और सभी मिलकर उन दोनों को अकेले छत पर भेज देते हैं। कितनी अच्छी हवा चल रही है ना यहाँ पर पत्नी जी, कहते हुए अभिमन्यु पलट जाता है, पर आध्या को अपने पीछे ना देख चौंक उठता है। पर तभी उसकी नज़र पानी की टंकी के पीछे छुपकर खड़ी आध्या पर पड़ती है, तो वो मुस्कुरा देता है और धीमे कदमों से उस तरफ बढ़ जाता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे आंखें बंद किए भगवान से प्रार्थना करते आध्या नजर आती है और उसे ऐसे भीगी बिल्ली सा खड़ा देख उसे हंसी आ जाती है। किसी के हंसने की आवाज़ सुन आध्या झट से अपनी आंखों को खोलती है और अभिमन्यु को अपने ठीक सामने खड़ा देख वो वापस से अपनी नज़रें झुका लेती है। तो वही अभिमन्यु उससे कहता है, पत्नी जी बाहर आइए। आध्या ना में सिर हिला देती है तो अभिमन्यु अपनी बाहें लपेटे कहता है, अच्छा तो ठीक है, फिर मैं नीचे जाकर कह देता हूँ कि पत्नी जी को मैं पसंद हूँ और वो जल्दी से जल्दी शादी करना चाहती हैं। इतना कहकर वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है तो आध्या झट से आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ लेती है और जब अभिमन्यु अपनी कलाई को देखता है तो आध्या जल्दी से सॉरी कहकर उसे छोड़ देती है। अभिमन्यु रेलिंग के पास उससे अपनी पीठ टिकाए खड़ा था और आध्या किसी अपराधी की तरह उसके सामने सिर झुकाए खड़ी थी, जिसे देख अभिमन्यु को हंसी भी आ रही थी, पर उसे तो आध्या को तंग करने में भी मज़ा आ रहा था। क्या आपके माँ पापा को पता है कि कल आपने क्या किया था? अभिमन्यु के ऐसा पूछते ही आध्या ना में सिर हिला देती है तो वो आगे कहता है, कैसा लगेगा उन्हें जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी रास्ते पर थैला लटकाए घूम रही थी। अभिमन्यु ने किसी तरह अपनी हंसी दबाते हुए इतना कहा ही था कि उसके कानों में आध्या के रोने की आवाज़ पड़ती है, जिसे सुन वो शांत पड़ जाता है और हैरानी से आध्या को देखता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वो ऐसे रोने लग जाएगी। अभिमन्यु उसे चुप गिराने के इरादे से आगे बढ़ता है कि आध्या उसका हाथ झटक देती है और पीछे हट जाती है। तो वहीं रुकते हुए वो अपने कान पकड़ लेता है और उसके चेहरे के सतर तक खुद को झुकाते हुए धीमी आवाज में कहता है, आई एम सॉरी पत्नी जी। आध्या उसकी तरफ अपनी रोने से लाल पड़ चुकी आंखों को उठाए देखती है तो अभिमन्यु को मासूमियत से कान पकड़े देख उसे रोते हुए भी हंसी आ जाती है और वो अपनी आंखों को पोंछते हुए कहती है, अगर किसी को पता चला कि शहर के डीएसपी साहब ऐसे किसी लड़की के आगे कान पकड़कर खड़े हैं तो सब आपका मजाक उड़ाएंगे। अभिमन्यु सीधे खड़े होते हुए कहता है, कोई ना, थोड़ी ना किसी और के आगे कान पकड़े हैं अपनी पत्नी जी के अलावा। तो कैसा लगा आप सबको ये भाग कमेंट कर ज़रूर बताएं और मेरी आगे आने वाली कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।